आप देख रहे हैं ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट। हमारे साथ मैं हूं हर्ष किशोर और हम हर रोज लेके आते हैं एक नया सक्सेस स्टोरीज ह्यूमंस ऑफ बिहार की। आप बने रहिए इस पॉडकास्ट में लास्ट तक। आज के हमारे इस ह्यूमंस ऑफ बिहार पॉडकास्ट के गेस्ट हैं मिस्टर ज्ञान प्रकाश जी, जो कि चेन्नई में आईटी उद्योग में आईटी प्रोफेशनल, आर&डी इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सह संस्थापक के रूप में काम कर रहे हैं और वो बिहार प्रवासी एसोसिएशन के जरिए बिहार के बारे में जागरूकता पैदा कर रहे हैं और बहुत कुछ उनसे जानने की कोशिश करते हैं। और मैं अपना टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट ज्ञान जी से जानने की कोशिश करते हैं। ज्ञान जी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले आज बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। खास कम्युनिटी में रहे हैं। अभी देखिए, जब आप गांव में रहते हैं, छोटे से अगर आप ग्रामीण एरिया से हैं तो देखते होंगे गांव में बहुत हिंसात्मक चीजें होती है। काहे होता है? वो उसका खाना नहीं खा सकता है, पॉलिटिक्स है कि वो उसके यहाँ नहीं जा सकता है, उसके शादी में वो नहीं जाएगा। इस तरह के पार्टी पटिशन या पॉलिटिक्स आप देखते हैं। छोटा छोटा चाहे रोड का लेके कई तरह की समस्याएं होती है या ईगो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। लेकिन वही उसी के और एक उसका एंटी पार्टी मान के चलिए दूसरे परिवार का बाहर में जाके रहता है, तो वो दोनों दोस्त, अगर वो बच्चा जाके पंजाब में रह रहा है, हरियाणा में रह रहा है, चाहे आप दिल्ली मुंबई रह रहा है, तो दोनों रूममेट हैं, रूम में एक ही रूम में रह रहे हैं, अगल बगल रह रहे हैं, साथ में नौकरी कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं। लेकिन उसके घर वाले, अब वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि ये लोगों को जो है कि लोग मतलब दर्द नहीं समझता, परिवार क्या होता है, समाज क्या होता है, इसलिए कि इनका शुरुआत से लेके जितना भी जिंदगी जिए हैं सब एक साथ जिए, तो उनको जो कमियां महसूस नहीं होती है ये। लेकिन जो बिहार के अंदर रह रहे हैं उनको प्रवास का दर्द नहीं है। काहे उनको प्रवास का दर्द नहीं है? वो उस तरह का संघर्ष के हम सब जानते हैं कि अभी जो स्थिति है, बहुत कम पंचायत या ब्लॉक बचा होगा जहाँ पे भोजन समस्या है। चाहे अगर हम कुछ नहीं करें हम तब भी हमारे पास लगभग लोगों के पास खेती है कि आप खेती करके और आप अपना भोजन और कपड़ा के कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, समस्याएं कहाँ से आती है? आपको अगर अपने बेटे को हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, बेटी को हायर एजुकेशन के लिए बहन पढ़ाना है, भाई पढ़ाना है, या बहन की शादी करनी है, शहर में कोई जमीन लेना है, घर बनाना है, फिर आप उस समय आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आपको मतलब कुछ पारिवारिक संपत्ति है, गहना है या कुछ ऐसे फिक्स रखे हैं, उसको सेल कीजिए, सोल्ड आउट कीजिए, नहीं बिल्कुल। अब क्या, तो उसमें शिक्षित परिवार क्या करता है कि भाई ठीक है, हम अगर उसको जीवंत रखना है या बचा, हमें ये काम करना पड़े कि हमारे घर के लोग बाहर जाएं, जो घर पे रह रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं, खेती बाड़ी करें। कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं जो अभी जॉब कर सकते हैं या व्यवसाय कर सकते हैं, हम बाहर निकल। यही से हमारा माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कई लेवल का है। अगर हमारा परिवार थोड़ा सा मीडियम क्लास का गरीब परिवार है तो वो अपना जीवन यापन के लिए निकलता है, कोई कमाने के लिए। तो अब देखिए, कोई पढ़ने के लिए आया, कोई कमाने के लिए आया। अब कमाने के लिए आया तो कुछ भी आया, वो तो मजदूर बन के मजदूर है, चाहे मैनेजर बन के मजदूर है, चाहे वो दिहाड़ी मजदूर है, चाहे डेली बेसिस पे काम करने वाला वर्कर है, चाहे टेक्नीशियन है, डॉक्टर है, कुछ भी है आप। लेकिन आप तो वहां से निकल चुके हैं, आप तो किसी न किसी के एम्प्लॉय हैं। और कुछ लोग बहुत अच्छा किए, मेहनत अच्छा रहा उनका, तो व्यवसायी आके बन गए हैं, कई शहर में अपना व्यवसाय कर रहे हैं। यही है। लेकिन अब वहां पे है कि हम फिर से अपने लोगों में वहाँ रिसोर्स लाए, वहाँ पे क्या समस्याएं हैं, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो बात ये आती है कि देखिए, जब तक आप उनको कहिएगा ना उनके पास समस्या है, बहुत ज्यादा खाने की समस्या नहीं रह गई है। अब वहाँ है कि समस्या है, कुछ जगह थोड़ा सा पहनने की समस्या है,
बहुत जगह आपको पैसे की समस्या है कि हमको पढ़ाने लिखाने, तो अब कैसे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, कैसे उनका मतलब लाइफ स्टाइल चेंज किया जाए। किसी को नर्सिंग करने के लिए, किसी को ITI करने के लिए 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर नहीं जाना पड़े, किसी को BEd करने के लिए 100 किलोमीटर का दूरी नहीं जाना पड़े, ग्रेजुएशन। तो इस तरह की समस्याएं सॉल्व हो। अब कोई प्लेन ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसको पास जॉब नहीं है, तो अब ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आए जो वहाँ पे काम कर सकते हैं। देखिए हम हर चीज़ को आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, तो उनका अगर आप जिंदगी में बदलाव चाहते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे हिसाब से वहाँ पे कुछ ना कुछ सर्विस बेस्ड या प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो लोग काम करेंगे जो फ्री में बैठे हुए हैं, उनको भी एक रोजगार देंगे। तो जो भी वहाँ का है कि टाइम इंगेज करना। देखिए आज का सबसे बड़ा समस्या दो चीज, कि आप अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा उसको एजुकेशन दे सकते हैं, एजुकेशन दीजिए। टाइम का वैल्यू इसलिए कि पढ़े लिखे लोगों में भी टाइम की समस्या है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। हमारे पास हम बैठे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो पैसा का वैल्यू टाइम और पैसा, एजुकेटेड आदमी दोनों वैल्यू समझ जाता है तो फिर आपकी आधा समस्या। वहाँ पे क्या है कि टाइम भरपूर मात्रा में, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सारा अनर्गल चीजें होती है, चाहे राजनीति से रिलेटेड हो, चाहे समाज या परिवार से रिलेटेड हिंसागत चीजें, हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उससे इसलिए कि अब खेती बाड़ी है, रेगुलर काम है नहीं, उसमें एक बार धान बोआ गया, एक बार गेहूं बोआ गया, 6 महीना में एक बार फसल आना है, उसके बाद हम फ्री। अब ये सब चीजें कब चेंज हो, इसके लिए या तो हम खेती में कुछ कृषि में जो सिस्टम है उसको थोड़ा चेंज करें, उसमें जो नगदी चीज है, नगदी मेरे कहने का मतलब है कि लोग साग सब्जी उपजाना शुरू करते हैं। कुछ नगदी फसल में आपको मान के चलिए कि फिर से कपास की खेती शुरू कर दी जाए, जूट जो पटुआ था उसको भी उपजाना शुरू किया जाए। दलहन तिलहन में तो बहुत सारे फसल हैं, जितने हमारे पास गर्म अनाज थे उसको भी हम उपजाएं, उसको सरकार की तरफ से या सिस्टम सोसाइटी और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी की तरफ से मार्केट मिले, तो अब क्या होगा, लोग इंगेज होते जाएंगे। उसी तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे जो भी बिहार के लोग हैं, सब लोग को कपड़ा का जरूरत है, सबको शिक्षा की जरूरत है, सबको एक बढ़िया स्वास्थ्य सेवा की जरूरत है। तो इस तरह का इंडस्ट्री कहते हैं, फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर, इसको जाना चाहिए। ITS की जहाँ सवाल है, ये तो बैक एंड सपोर्ट है, ये तो सबको सपोर्ट करने वाला है, ये तो मेन इंडस्ट्री कभी रहा है, ये उनको सपोर्ट करे और इंटरेक्ट करने में, उनके रिसोर्स को कनेक्ट करने में, उनके सिस्टम को स्मूथ बनाने में, तब जाके सब समस्या मेन मेरे हिसाब से वहाँ समस्या है रोजगार की है। उसमें ज्यादा एक तरह से और एक और मानसिकता चेंज की जाए कि जो बच्चे हैं उसमें केवल जॉब के, वो बच्चे में समस्या नहीं है, वो समस्या गार्जियन में। मैंने जो ऑब्जर्व किया कि आदमी ज्यादा नौकर बनना पसंद करता है, एंटरप्रेन्योर्स। अब ये बात आती है कि उद्यमी क्यों नहीं बनना चाहता, उद्यमी बनने में रिस्क है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अब ये जिम्मेवारी आपकी है, हमारी है, हमारे जैसे नए लोग हैं जो कुछ सीख रहे हैं, वो अब उसको सिखाएं कि नहीं भाई, अगर आप उद्यमी बनना चाहते हो इस तरह की करो, इस तरह के हजारों, अब तो इंटरनेट का जमाना रहा, आप कहीं से कहीं आप सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आनी चाहिए, तभी जाके कुछ बदलाव आएगा। बिल्कुल एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बदलाव आना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि वहीं से लोग तो तैयार होते हैं ना, और वहाँ पे उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जॉब पे फोकस किया जाता है, कि पढ़ाई भी किया जाता है, इस टाइप का उसमें कंटेंट होता है, इस टाइप का उसमें सिलेबस होता है, ताकि वो जॉब रेडी बन पाए। ठीक है, लेकिन उनको खुद को इस टाइप से नहीं पढ़ाया जाता है कि आप खुद क्या इनोवेट कर सकते हैं, खुद क्या प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, अपने आप के लिए क्या बना सकते हैं, वो चीज़ का लगता है हमको जरूरी है। जी बिल्कुल सही। एक्चुअली देखिए कि ये कुछ दिनों में ही इस तरह की चीजें थी, शायद अभी या तो ये कहिए कि
हमारे जो शिक्षा मतलब में भी जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी इच्छा शक्ति की कमी गई है। मैं जो प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ 2004-5 में, तो एक गवर्नमेंट में सिस्टम हुआ करता था साइंस ओलंपियाड, मैथमेटिक्स ओलंपियाड। तो एक ओलंपियाड हुआ करता था जहाँ पे हमें कुछ क्रिएटिव चीजें करनी होती थी। उसके बाद से बाल विज्ञान कांग्रेस, जो अभी हम इंडियन साइंस चाइल्ड कांग्रेस के नाम से करते हैं, तो उसका एक होता था। तो इस तरह का फिर नवंबर में होता था नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी। तो हम इस तीनों में कभी छपरा आए, कभी मुजफ्फरपुर आए, तो इस तीनों का आयोजन का एक ही मकसद होता है कि देखिए जो इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी होती है, हम जहां तक देखते हैं कि 9th के बाद से आना शुरू हो जाता है। कुछ अगर थोड़ा भी IQ है तो उसमें आना शुरू हो जाता है दम 9th के बच्चे में, 10th के बच्चे में आपको देखिए। अब है कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। जैसे कि हम कह रहे हैं कि तो क्या होता था, हम उसमें हम जाते थे। वो अलग बात है कि उस समय ना व्हाट्सएप था, ना इंटरनेट था, ईमेल का 2004 की बात है, 2003-4 में तो एक ईमेल सिस्टम हुआ करता था। वो हम लोग हाथ से लिखते थे बहुत ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्र में आपको कंप्यूटर वगैरह प्रिंट आउट का सिस्टम नहीं था। अंग्रेजी भी बहुत अच्छी हम लोग को नहीं कही जाएगी, इसलिए मैं मुजफ्फरपुर से बैक हुआ था बाल विज्ञान में, और यहाँ से भी जिला लेवल से एक बार मैं, तो उसमें क्या होता था कि जो हम लोग राइटिंग लिखते थे उस हिसाब से हम जाते, हमारा आइडिया होता था, हम उस आइडिया को एक बार समझोते थे, समझोने के बाद से उसको एक पेपर पर लिखते थे। टीचर कुछ क्रिएटिव होते थे, वो अपने हिसाब से वो बताते कि हाँ अभी की समस्याएं क्या है। मैंने उस समय रिन्यूएबल एनर्जी पे कुछ लिखे। दूसरी बार बाल विज्ञान नेहरू बाल विज्ञान प्रदर्शनी में जाना था, तो हम आयुर्वेदिक दवा डायबिटीज के लिए, गैस के लिए, इसलिए कि मेरे पिताजी के जो मित्र थे उनके बाबूजी वैद्य थे, तो हम उनके साथ बैठे नया चीज कैसे पेटेंट बनना। लेकिन ये इतनी सारी अपॉर्चुनिटियां तो थी, लेकिन अब उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो तरीका हम लोग को पता नहीं था। तो उसके बाद से कुछ बच्चे आए जो DAV के बच्चे थे, उनके पास थोड़ा अच्छा एक्सपोजर था। हम लोग जिला लेवल तक आए, कहीं कमिश्नरी लेवल तक, उससे आगे नहीं बढ़े। लेकिन हाँ एक क्रिएटिविटी थी। उसके बाद उसमें हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उस समय ही आ गया था कि पेट्रोल के लिए एक पौधा होता है, उससे आपको इस तरह से तैयार करना होता है XYZ। तो वो सब चीजें उस समय स्टडी करते थे। अभी भी अब क्या है कि हम केवल बच्चा लोग सिलेबस बस बच्चा भी सोचता है हमको सिलेबस पढ़ना है, फिर हमको फिजिक्स पढ़ना है, फिर हमको कोटा जाना है, फिर JEE निकालना है, नेट निकालना है। इसके करे हम बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इसके साथ भी वो कुछ अपना देखिए क्या सोच वो तभी आ सकता है। हर इंसान आप जब भी इंटरव्यू में जाते हैं आप लोग, तो अब बहुत सारा चीज देख रहे हैं यहाँ पे कि क्या हम चेक करते हैं। जब आप HR होते हैं तो यही चेक करते हैं कि कैंडिडेट का एनालिटिकल स्किल कितना है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, टेक्निकल स्किल क्या है, लॉजिकल स्किल क्या है। तो आप अलग अलग कैटेगराइज करते हैं। तो अब वही चीज हम भी वहीं से आना शुरू होना चाहिए कि उसका पहले आप अपने आप को कुछ सोच रहा है, कोई बताने वाला होना चाहिए। हाँ भाई तुम सोच रहे हो सही है गलत है, उसको एनालाइज करें। उसके बाद से नेक्स्ट स्टडी करेगा, तब जाकर के कुछ चीजें निकल के आएंगे। फिर डेवलप करेगा, तो इनोवेशन वहीं से होगा। जब तक आपके अंदर कुछ क्रिएटिव नहीं होगा, आप एक सिस्टम बना के चल रहे हैं। सिस्टम तो बनाया जाता है डिसिप्लिन के लिए, एक प्रोसेस के लिए कि हमें एक प्रोसेस में जाना है। लेकिन हम बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं कि हमको बदलाव चाहिए, कुछ इनोवेशन चाहिए, कुछ नया चाहिए, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना होगा। जबकि हर जगह जो होता है ना कि हमें सिलेबस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आप 10th में पढ़े होंगे तो आपके एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना है, फिर आइए तो कुछ अलग से पहले पाकशास्त्र होता था। आपको इस समय तो सरकार जल जीवन में, उस समय बागवानी होता था। तो ये सब एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होता था। स्काउट गाइड होता था, NCC होता था, NSS होता था। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इसमें सबसे ज्यादा यूज कराया जाए इस तरह के कुछ वर्कशॉप हो, सेमिनार हो, जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा उनके सब्जेक्ट, उनके लेवल के हिसाब से कुछ इनोवेशन करने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल।
अभी तो कॉलेज में हम लोग के ऐसा हो गया था कि को करिकुलर एक्टिविटी जो होता है वो तो केवल नाम का ही रह गया था। ठीक है। जो लैब होता था, लैब भी पेपर पे तो होता था कि हाँ 10 लैब है, ठीक है, होने को 4-5 लैब होता। उसके बाद बस एग्जाम के टाइम में हाँ 10 का 10 एक्सपेरिमेंट लिख के जाओ, वो कंप्लीट करके आ जाओ। तो देखें तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अभी जो वहाँ पे को करिकुलर एक्टिविटी तो अलग बात है, जो अपना सिलेबस में भी होता है ना, जो अगर फिजिकल एक्टिविटी वो भी कहीं ना कहीं उनका गैप रह जाता है, नहीं हो पाता है। अब उसकी आप बात कर रहे हैं तो दो चीजें, अब आप कॉलेज लाइफ अगर एवीआईटी की बात कर रहे हैं तो हम उन पे पहुंचते हैं। मैंने अगर प्लस 2 कॉलेज की बात कर रहे हैं तो वहाँ की हमारे यहाँ तो रिसोर्स की बहुत कम है। तो हमको तो केमिस्ट्री का लैब क्या होता है कि ये पता ही नहीं था। सरकारी स्कूल था, हाँ बहुत गलती से कुछ केमिकल हमने देखा था कि बोतल में रखा हुआ। लैब तो मिलता ही नहीं था करने की, लाइब्रेरी बंद था, कुछ वहाँ पे कुछ इस तरह की समस्या थी, कुछ फंडिंग को लेकर। प्लस 2 करने आए तो उनके पास तो वो लोग कहते थे कि नहीं तुम लोग करेगा लैब तो फूट जाएगा, जो भी होता वहाँ लैब नहीं मिला। जैसे ही देखते थे जो भी है थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी रेफर करना है, ज्यादातर आदमी थ्योरी में रहा। हाँ एक्स्ट्रा के लिए आप कहीं से कुछ उठा के पढ़िए, उसमें पत्रिकाएं होती थी, उस अभी विज्ञान कुछ करके आता था, विज्ञान प्रदर्शनी या कुछ करके आता था, वो हम लोग पत्रिकाएं पढ़ते थे, वो हर 3 महीने पे एक पत्रिका। वहाँ तक चलते रहा। फिर बहुत सवाल हुआ इंजीनियरिंग में आने के बाद से यहाँ भी देखिए क्या होता है, सबसे बड़ी चीज है इच्छा शक्ति। जो लोग आपको पढ़ा रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं, एक कोई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, उसका काम होता है रिसोर्स। अब जो लोग हैं उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप अपना जॉब कितना ऑनेस्टली कर रहे हैं, आप कितना अपने आप को सेल्फ कमिटेड हैं, यहाँ यही समझ। इंजीनियरिंग भी बच्चा लोग को भी एक दिमाग में बैठ जाता है कि भाई हम वन नाइट स्टडी। इंजीनियरिंग का मतलब ये नहीं था हाँ क्रिएशन कुछ करना है या कुछ निकालना है। अब वो चीजें नहीं है भाई, हम आए हैं 59 to 62 सब्जेक्ट जो होते हैं हमको पढ़ना है, पढ़ के दो तरह के लोग, एक बहुत तेज लड़के हैं तो एक हमको स्कोरिंग, वो अपने स्कोरिंग करके निकल गए, तो वो अपना पढ़े जैसे भी उनका अपना शेड्यूल है, वो अभी दिन पढ़े या साप्ताहिक पढ़े, मासिक पढ़े या वन नाइट, जैसे भी उनका दिमाग है उस हिसाब से। मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं वो अपना जो उसमें तीसरे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई हमको पढ़ना भी है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं उनको बोला जाता है कि एक्स्ट्रा मतलब कि दिमाग लगाना तक उसको कहिए खुराफाती। तो खुराफाती वाले लोग क्या करते हैं कि अलग से अपना भाई हमें कुछ करना है, नहीं ठीक है इस तो चल रहा है, कोर्स तो चल रहा है, कुछ और किया जाए। तो अब कुछ और करने के लिए आप क्या होते हैं, आपका करिकुलम थोड़ा डाउन होता है, जो उसका वैल्यू नहीं समझते हैं। अब जब आप करिकुलम में डाउन होते हैं, हो सकता है कि आपका असाइनमेंट टाइम से नहीं जमा हो जाता है, उसका मार्क्स तो अब फैकल्टी क्या करता है, फैकल्टी को आपके करिकुलम से मतलब नहीं, आपके खुराफाती आइडिया क्रिएशन से उसको मतलब नहीं, उसको तो मतलब है केवल बस आप अच्छा मार्क्स कर रहे हैं, आपका प्रेजेंट आप समय से असाइनमेंट जमा कर रहे हैं, आप उसका जो लेक्चर है वो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, अटेंडेंस दे रहे हैं, आप उसके बाद स्कोर कर दे रहे हैं उसका वही। लेकिन देखिए कुछ फैकल्टी हर जगह ऐसे होते हैं जिनको जो भी आपके जैसे खुराफाती करते हैं तो उनको लगता है या किसी ने कारण से कहीं ना कहीं लेकिन किए होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं है कर रहा है वो। अब वो होता है कि आप वहां तक पहुंच पाए तब आके आपको प्लेटफॉर्म सेम चीज। अभी अगर उस जर्नी में आप कहिएगा तो हम तो लोग तो बहुत झेले हैं सरकारी। पहले तो एडमिशन टाइम से ही समस्या थी, आए एक IEEE के लो रैंक से एडमिशन मिला था, बैंगलोर जाना नहीं था, वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी, चेन्नई आना था, चेन्नई आ गए, चेन्नई आए तो एडमिशन हो गया लेकिन लोन नहीं हो रहा था, बहुत सरकार की तरफ से मतलब बहुत मदद मिला, लास्ट में बैंकर्स लोन नहीं कर रहा था, तो उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे, मेहनत किए
फिर री एडमिशन हुआ, री एडमिशन होने के बाद से पढ़ाई लिखाई शुरू हुआ। पढ़ाई लिखाई शुरू होने के बाद से लैंग्वेज की समस्या तो थी। आए थे उस समय प्रिंसिपल थी नाराला मिलो, यहाँ था कि ना भाई आप हिंदी में बात कर सकते हैं, ना अंग्रेजी, और ना आप तमिल में बात कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में बात कीजिए, जहाँ इधर उधर बात की जगह फाइन वाइन भी होता था। बिल्कुल। बहुत स्ट्रिक्ट था। तो अब ये है कि आपके पास और आप शुद्ध हिंदी में पढ़ के आए हैं वहां तक। आप प्लस इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए तो आदमी इंग्लिश पढ़ाओ, प्रेजेंटेशन स्किल बिल्कुल। फिजिक्स केमिस्ट्री की स्थिति बहुत खराब थी। लेकिन हाँ, क्रिएटिव फिर मैं यहाँ आया तो यहाँ भी वहीं फिजिक्स का फेस्ट शुरू होने लगा। तो वहाँ पे फिर से मैंने तो मेरे सीनियर लोग से कहा कि भाई पार्टिसिपेट करना। फिर 10 बैच के सीनियर लोग थे, 6 to 10 हमने कर दिया। बहुत अच्छा लिखा भी गया, आइडिया बहुत अच्छा था। अंग्रेजी में लिखा, लेकिन A4 शीट का था, वहाँ पर था भाई टाइप करके देना था। जो कमेंट फिजिक्स की HOD थी लोगों ने कि मैडम, उन्होंने कहा कि ज्ञान प्रेजेंटेशन मतलब जो लिखे हो, रिन्यूएबल एनर्जी था उस समय के लिए। फिर हमारे पास वही चीज था और हम चाह रहे थे सोलर रिन्यूएबल की चीजें बताने के लिए। तो अच्छा लगा कि ना भाई फर्स्ट ईयर का बच्चा है, इस तरह कर सकता है, लेकिन तुम्हारा जो प्रेजेंटेशन स्टाइल है ना बहुत खराब है, कुछ नहीं हो सकता है। फिर से तो ये पहली बार हुई नहीं थी, ये तो इससे पहले भी हुआ था भाई। जब मुजफ्फर जब सारण के लिए हम लोग हुआ कि हाँ बात तो सही है, हैंड राइटिंग भी खराब है, उसके बाद आपने ऊपर लिख के देना है A4 शीट पे, तो कौन लेगा। फिर बारी आई, वो खत्म हुआ। लैंग्वेज का इश्यू इतना था कि हम 10 मिनट आप 2 मिनट हमसे बात करोगे तो हम 6 पन्ना का बात बोल जाएंगे, बहुत फास्ट, इतना कि कोई बात नहीं। फिर बहुत कम, रेयरली कोई मिलता था जो आप समझ चाहिए थे कि वो हमारा समझेगा भाषा, तब तो भाई हमसे बात। बिल्कुल। फिर इंग्लिश क्लब शुरू हुआ। इंग्लिश क्लब में उस समय रेजी मैडम, राधिका मैडम, ये लोग, मैडम का नाम इससे बताया, आप भी उसी इंस्टीट्यूशन से हैं तो कुछ लोगों को जानते हैं। हाँ, राधिका मैम तो एकदम इंग्लिश तो मस्त पढ़ाती है और कॉमेडियन भी है। इस बार यूजीसी इंस्पेक्शन में के लिए बुलाया गया था तो गए थे, तो वहाँ पे पूछे, हाँ हम वहीं ज्ञान कुछ, क्या वहीं ज्ञान हो ना आपका? हाँ वहीं ज्ञान। तो क्या है कि उस समय हुआ तो उसमें विवेकानंद का था स्पीच था, तो विवेकानंद पे बोलना, सब लोग अपने अपने स्पीच तैयार किए थे। हम हमारे लिए हम आइडियल मानते थे विवेकानंद को, अच्छा स्पीच लिखे। उस समय भी वही चीज था कि एजुकेशन स्ट्रगल इज लाइफ था उसी से, और एजुकेशन को हम कोरिलेट करके बहुत अच्छा स्पीच लिखे। जो स्पीच लिखाया था उस स्पीच को किस वे में प्रेजेंट करना है वो तरीका गलत, और उससे भी गलत तरीका ये था कि जो हम बोलने गए उस स्पीच को, तो हम करीब 8 पन्ना का स्पीच हम 3 मिनट से में खत्म कर दिया। अब बताइए, किसी को समझ में नहीं। करके प्रणाम किया, भाई आप क्या बोले वो आप ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझता। धीरे धीरे वहां से आदमी प्रैक्टिस शुरू हुआ, अंग्रेजी भी सुधरा जैसे जैसे बढ़ा ऐसे। फिर आया, फिर बारी सेकेंड ईयर से आदमी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जाना है, ऐसे वैसे। तब धीरे धीरे देखिए क्या हो, वही ये सारा चीज के पीछे एक ही था कि अगर आप किसी चीज में अगर ये सोचते हो कि मुझे नहीं आता है, वहां से बैक, तो फिर आप नहीं आता है, उस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कोई भी चीज है, आप जितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस में जाएगा उतना अच्छा। जब हम लोग जैसा आदमी को अंग्रेजी सीख सकता है, इंजीनियरिंग आके कर सकता है, गाँव का आदमी जिसका कुछ नहीं था, जिसको शुरू से ही संघर्ष कोई शुरू से ही समस्याएं लगी रहती थी, तो कोई भी कर सकता। बिल्कुल। इंग्लिश के लिए क्या स्पीकिंग कोर्स भी किए थे क्या? हम लोग ऐसा था ना, जब इंग्लिश नहीं जानते थे, सब लोग एक ग्रुप बनाया था और बोला था क्लास ज्वाइन करते हैं, कल क्लास ज्वाइन करते हैं। देखो ऐसे इंग्लिश नहीं सीखोगे, तुमको 5-10 हज़ार रुपया खर्चा करना ही पड़ेगा। ऐसे इन्वायरमेंट बन गया था।
उस समय आप कह रहे हैं, बट मार्केट में भी दिक्कत होता था। अब तो खैर उस मैं फर्स्ट ईयर से ही बाहर रहता था। बाहर में हमें लहसुन का स्पेलिंग नहीं पता था। हम लहसुन मार्केट में सब्जी तो खरीद लिए, लहसुन नहीं खरीदना। हम आए फिर डिक्शनरी देख के गए तो हम तो इस तरह की कुछ नहीं होता है कि आवश्यकता आविष्कार की करनी होती है। तो शायद कुछ ऐसा हम लोगों के साथ भी यहाँ हुआ कि ऐसी सी जरूरतें पड़ने लग गई कि हमें बदलना ही पड़ा, हम इससे आगे चल के आप इनोवेशन की बात करते हैं तो धीरे धीरे हुआ कि हम जब सेकेंड ईयर में आए तो हम पहले बच्चे थे जिसको कॉलेज को स्पॉन्सरशिप देना पड़ा प्रेजेंटेशन के लिए। हैदराबाद जाना था, बहुत सवाल जवाब हो गया। फैकल्टी लोग कहने लगा प्रिंसिपल से कि आप ध्यान को दे रही हैं, तो बोली कि वो तो स्टूडेंट है, वो पहली बार कर रहा है। हम लोग तो पेपर प्रेजेंट करते हैं तो आपको फंड नहीं दे, मतलब कॉलेज कोई फंड नहीं दे। फिर उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट का कॉन्फ्रेंस था, क्लाउड कंप्यूटिंग था 2011 में, वहाँ जाना हुआ। धीरे धीरे उसके अब लोगों को लगने लगा कि ना भैया इसको ही कर रहा है, कुछ तो इसको करने दिया जाए। एचओडी सेकेंड ईयर में आने के बाद से थर्ड सेमेस्टर से एचओडी थोड़ा कनेक्ट हो गया। भाई सबको नाक की जरूरत होती है और हमें भी एक अपने गाइड की जरूरत होती है। काम तो हम अकेले ही कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी को नेम सेक के लिए भी दिखाना जरूरी था। फिर गाइड उन लोगों को लगा कि नहीं भाई नाम डाल रहे हैं तो हमें कुछ बताना चाहिए। फिर वहाँ से शुरू हुई, आगे बढ़ते गए। पेपर आना शुरू हो गया। कुछ एक्टिविटी, कहीं कॉन्फ्रेंस जाना है, कहीं सेमिनार जाना है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में लोग हमें रखने लगे। फिर फैकल्टी, बहुत ऐसा भी हुआ कि फैकल्टी लोग को भी पेपर राइटिंग हमने सिखाया, यहाँ पेपर कैसे लिखना जाता है, पेपर कैसे क्लीन किया जाता है। तो क्या उस समय फिर गाड़ी आगे बढ़ी और थर्ड वहाँ आए, तब तक लोग समझ गए थे कि हाँ नहीं, इन लोगों के पास फिर सुमित मिला, वो भी उसके पास कुछ आइडिया जनरेट हुआ। फिर हम बढ़े आगे। ऐसे उस समय क्या हुआ कि उसी समय हम लोग सत्यभामा से लेकर के हम तो तिरुवन्नामलाई तक गए हैं कॉन्फ्रेंस के, ये सब सिंपोजियम के लिए बड़ी मिलता था। हमारे सारे मामा तो बहुत दूर, करीब दो उस समय भी अच्छा मतलब कॉन्फ्रेंस के लिए रोड कोयम्बटूर तक अपना पेपर बहुत सारा राइटिंग, उस समय आर्टिकल हम लिखना शुरू कर दिया। फायदा भी बाद में हुआ। क्या हुआ कि उसके बाद से फिर डीएसटी का तमिलनाडु साइंस काउंसिल साइंस टेक्नोलॉजी के, तो लोगों ने कहा आप लिखे हो प्रोजेक्ट पर प्रेजेंट करो। हमने प्रोजेक्ट किया, लेकिन प्रोजेक्ट का कॉस्ट बहुत ज्यादा था, हमें नहीं किया। तो उस समय भी प्रिंसिपल मैम को लग गया था कि नहीं, अब अभी लोग कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़। ठीक है, गाइडेंस मिला। उस समय विजेंद्र बाबू भी बहुत अच्छा सपोर्ट, लोग का रिकमेंड, तो मेरे डिपार्टमेंट के थे नहीं, लेकिन उनका रिकमेंडेशन ठीक ठाक गया। प्रोजेक्ट IBM में चला गया। हाँ, वहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन का तरफ से कहिएगा कि गलती हुआ कि प्रोजेक्ट हमने लास्ट में वो उस समय इसकी कंपटीशन IBM में शुरू किया था कि जो भी बच्चा लोग है 7th सेमेस्टर का वो प्रोजेक्ट लिखेगा, उसका अगर आइडिया बढ़िया है तो IBM क्या करेगी कि उसको उसके जो प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है वो देगी, और ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं करेगी, आपको रहना अपने पैसे से रहना। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी एक ही बार 3 अपॉर्चुनिटी आई, उस समय काम आया। वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी आया, दूसरा अपॉर्चुनिटी ये आया कि वो प्रोजेक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट चला गया कि हम तमिलनाडु फूड सप्लायर TNC उसमें था, PDS में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमने डाला था। वहाँ पे भी ये सेलेक्ट हो गया। पहले तो हमने FCI को दिया, FCI ने कहा कि नहीं, इसके लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट की एक अलग सर्किल है वो करती। तो वहाँ पे हमने दिया कि वहाँ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट में वो लोग कहे कि हम आपको फंड तो नहीं देंगे, लेकिन आप प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते। वो आर्टिकल उस समय हमने बायोमेट्रिक के लिए दिया कि जितने भी राशन कार्ड हैं अभी तो शायद सरकार इम्प्लीमेंट करने जा रही है, लेकिन हमने उस समय उनको करके दिया था कि आप क्या कीजिए कि जितने भी
ये मगजमारी हो रही है, इस सब चीज को दूर करने के लिए जैसे जो एटीएम कार्ड एक कार्ड देते थे, पासबुक वाला सिस्टम खत्म करके और उस कार्ड के थ्रू आप कितना उसको मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो डीबीटी माध्यम बनाइए, एम्प्लॉय सर्वर डालिए और उसको डेटा फैच होगा और उससे उसको अपडेट होगा कि किस महीने में उसको मिल रहा है। उसके लिए हम लोग थोड़ा बार कोड जनरेट करने के लिए फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन के लिए हमें क्रिप्टोग्राफी अप्लाई किया प्रपोजल बना था, बहुत बढ़िया बना। उसमें क्या हुआ कि एक हमें इंटरनल गाइड की जरूरत थी जो एक ही डॉक्टरेट हुआ करते थे, अभी वो भी कनेक्ट में सब थे, लेकिन वहाँ उस समय हमें उधर से उस बहुत अच्छा गाइडेंस जिसके चलते वो प्रोजेक्ट मुझे छोड़ना पड़ा आईबी। फिर यहाँ आया तो यहाँ ये था कि हम लोग थोड़ा बाहर का गाइड लेकर वहाँ पर इंटरनल गाइड एक कंपल्सरी था और कुछ इसलिए वो नहीं। फिर दूसरा हम तमिलनाडु फूड सप्लायर कॉर्पोरेशन का जो था वो उसका अप्रूवल मिल गया, 2 दिन आए। ये वो चीज हम लोग बिहार में करते हैं तो कितना टफ हो जाता है। यहाँ पे हम लोग एक फोन कॉल में हम लोग IAS साथ मीटिंग बुक, यहाँ ये आइडिया है हमने जनरेट किया, कॉलेज स्टूडेंट है। हाँ, यहाँ वो भी प्रधान सचिव के यहाँ भी एक फोन कॉल का सिस्टम होता था। आप फोन किए हैं, आपका सारा पॉइंट और उनसे पूछ लिया जाता कि हाँ सर, फिर वो लोग बोलते थे कि हाँ ठीक है सर बोल रहे हैं कि आप इस समय आइए, और वो बजाते वो लोग प्रेजेंटेशन सुनते थे। मैंने उनके सामने 10 मिनट का प्रेजेंटेशन, उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा कि उस समय मेरी इच्छा थी कि हमें कुछ फंड मिल जाए इस प्रोजेक्ट का वैल्यू बढ़ जाए और हम थोड़ा बड़ा लेवल पर प्रेजेंट करें। फिर उन्होंने कमिश्नर के पास भेज दिया, उसके ऊपर एक कमिश्नर होते थे तो कि ये आपका कॉलेज 6 कॉलेज प्रोजेक्ट तो हम फिर यहाँ जो अन्य बीच के पास इनका जो सचिवालय का ऑफिस है, मैंने यहाँ आया, यहाँ इनको समझाया कहे कि ठीक है लेकिन आप लोग प्रोटोटाइप ही बना रहे हो, अगर आपके साथ कोई इंडस्ट्री होती तो हम इस चीज़ को फंड में डालते, आप अभी फंड नहीं जा सकते हो, आप इसको प्रोटोटाइप आपको हम रिवार्ड करेंगे लेकिन फंड विल बी 0। हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है भाई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है, ये काफ़ी है। फिर डिसाइड हुआ और फिर हम लोग ने फिर हमने यहाँ आया, वहाँ पे कंपनी से जो इसका होता है PDA पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन फूड सप्लायर TN तमिलनाडु साइंस सिविल सर्विस एंड सप्लायर कॉर्पोरेशन, ये होता उसका। वहाँ पे हमने वहाँ के जो ट्रेनिंग मैनेजर वगैरह थे और टेक्निकल मैनेजर, उन्होंने मतलब बताया कि हाँ हमारे पास GPS ट्रैकिंग की समस्या है और ये पैक करके हमने वो इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद सबको आउटपुट फॉर्म दिया, एक रिपोर्ट उनको दिया, एक रिपोर्ट दूसरे को दिया, एक रिपोर्ट। तो वहाँ उसी समय वो चल ही रहा था प्रपोजल, तब तक उस समय ही IIT हो गया। तो IIT में भी हमने अप्लाई किया था। उस समय IIT क्या करती थी कि ऑप्शन देती थी आपको जो भी इंडिया के बच्चे हैं 50 सीट, तो 50 इंटर्नशिप का वैकेंसी था और उसमें 50 सीट पे इंडिया से ओवरऑल उठाना रहता। तो IIT बॉम्बे निकाला था, IIT भी रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड। उसमें वो क्या करते थे कि एक ही बार आपको आपका इंटरव्यू देना था, सेलेक्ट हुए तो आपको आपका प्रोजेक्ट देख देते थे, प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग और आपका लिविंग एंड फूड एंड एकोमोडेशन होते थे। तो फूड एंड एकोमोडेशन का एकोमोडेशन मिलता था, उसका माइनर चार्ज होता था और दूसरा चीज की स्टाइपेंड था। अब वहाँ थोड़ी सी कहिए या तो IIT जाने की एक मानक मतलब लोग कहिए, या चाहे यहाँ एक दिख रहा था कि भाई अगर हम IBM जा रहे हैं तो IBM जा रहे हैं तो वहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि अपने सब रहिए, तो हम आपको टूर्स का खर्चा बाकी सब आपका। अगर IIT जाना तो IIT रहने के लिए भी दे रही है, बहुत कम वो है, ये 700 हुआ था और 700 शायद में तीनों टाइम का भोजन का शायद 900 कुछ। तो लगा कि नहीं भाई IIT जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि भाई फॉर्म डाले, संयोग से
फॉर्म डालने के बाद से एक राउंड कंप्लीट हुआ और वहाँ पे ही असली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का गेम शुरू हुआ। अब हुआ कि आईआईटी एक ऑप्शन रखी थी कि जो भी बच्चा आएगा वो अपने इंस्टीट्यूट का टॉप 10 बच्चा, इंस्टीट्यूट का टॉप 10 बच्चा। तो भाई अब टॉप 10 इंस्टीट्यूट का टॉप 10 वही हो सकता है जो कम से कम डिपार्टमेंट का टॉप हो। हमने तो कभी डिपार्टमेंट टॉप किया नहीं था। ठीक है, टेस्ट से पढ़ते थे, एवरेज स्कोरर थे। समस्या वहाँ फंस गई। हमारे जो फैकल्टी एडवाइजर थी उनका दिमाग घूमने लगा कि भाई अब हम रिपोर्ट दें, कहाँ से दें। और आईआईटी से मेल आ गया था, तो भाई मैडम को भी लग रहा, मैडम को था कि नहीं भाई जब आईआईटी बुला रही है तो भेजना चाहिए मेरा नाम। शायद वही सब लेकर के अभी भी AVIT यूज करती है कि फेलो वी रिसीव द फेलोशिप फ्रॉम आईआईटी। तो इनको अपना नेम का था, HOD तैयार थे। लिखने के बाद में एक प्रोविजन बना कि नहीं ठीक है, ज्ञान अगर वो परसेंटेज स्कोरर नहीं है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा हाई स्कोरर। तो बात सही था कि हम एक देवाशीष दास थे बायोटेक के, उनका स्कोरर था। तो भाई प्रिंसिपल बोली कि ठीक है, तुम जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जितना कॉन्फ्रेंस सेमिनार क्विज में जाता है सारा सर्टिफिकेट तो आप लोगों के पास होगा। तो बोले कि हाँ, आप वो सारा सर्टिफिकेट लेके आइए, उसका एक वेटेज बनाइए। फिर उसका वेटेज बना, फिर डिपार्टमेंट का जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज मैंने जो किया था उसका वेटेज बना। उस वेटेज के हिसाब से ये तय हुआ कि नहीं ये हम इसका मैडम बोली कि आप लोग अब छोड़ दीजिए, हमको लिखना है, हम लिखते। वहाँ से तो वहाँ पे लगा कि नहीं एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत काम आती है। ऐसा कुछ नहीं, अगर आप कुछ करते हैं, अगर टुवर्ड्स इनोवेशन है तो जरूर कहीं ना कहीं आपका अगर किया हुआ मेहनत है, नहीं तो 70% स्कोरर को वहाँ कौन पूछ रहा था। हमको नहीं लगता है कि हम जितना स्कोरर थे उतना स्कोर उनसे ज्यादा अच्छा स्कोरर को गए हुए थे। फिर वहाँ जाना हुआ, वहाँ पैनल इंटरव्यू था, वो भी तो वहाँ पे शायद 20 लोगों की टीम थी और वो सारे लोग बैठे हुए थे, एक चेयर मिला हुआ था, रोटेट करके सबको आंसर देना। तो वहाँ पे ही हुआ, जो मेरे प्रोफेसर थे डॉक्टर अजीजुद्दीन खान सर, उनका बहुत अच्छा हेल्प मिला कि हम को लगा कि मैं आंसर दे रहा था, 25-26 क्वेश्चन था आंसर, लेकिन उन्होंने कह दिया कि ठीक है तुम्हारा एक उत्तर प्रदेश से थे। शायद मुझे लगा कि नहीं ये जो आंसर दे रहा है आंसर ठीक है, लेकिन जा रहा है तो बहुत फॉर्मल वे में नहीं जा रहा था। इसलिए हमने उनका जो एक्सेप्टेशन लेवल था, जो हमारे यहाँ का R&D सिस्टम था, वो डायरेक्टली डिफरेंट था। उस समय इतना आप जो लैब देख रहे हैं सेंटर फॉर एक्सेलेंस कुछ नहीं था उसमें। लेकिन जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के नाम अब उस हिसाब से हमारे यहाँ का सिस्टम बेस्ट था। उन्होंने कहा कि बाद में जब वो अपना लैब दिखाने के लिए लेके आए तो हम अंदर जाने के बाद से एक फीलिंग आ गई थी कि हाँ भाई लिखा हुआ था, एक जगह लिखा हुआ था विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो लगा कि नहीं भाई अगर हम करते हैं तो कोई ना कोई आपको रिकॉग्नाइज करता है। सही है, एक बार मौका मिले तो यहाँ भी कुछ सीखना चाहिए। सीखने का एक ललक था। तो वहाँ फैसिलिटी भी अच्छी थी, लोग जो थे कोई अंदर आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई ताम झाम नहीं है, आप कितने बजे आ रहे हैं कितने बजे जा रहे हैं, क्या आपको वहाँ मतलब नहीं है कि आप कितना अच्छा काम कर सकते हैं, आप पैशनेट कितना है, इधर उधर की बात से कोई मतलब नहीं। तो थोड़ा 2-3 दिन मतलब इंटरव्यू के लिए गया था तो मैं इसी तो उन्होंने पूछा कि ठीक है अगर तुमको अगर मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ तो क्या तुम कर पाओगे। हम बोले कि हाँ कोशिश करोगे कि मैं आपको कुछ रिजल्ट देखूँ। फिर वहाँ से इस तरह से यहाँ से हुआ और वहाँ तो यहाँ पे ये सब चीजें हैं, संघर्ष करना पड़ता। अगर आप एक बार पीछे हट गए होते कि ठीक है नहीं अब तो मैं से आउट हम टॉप 10 में तो कॉलेज लिख के देगा नहीं, ये तो हमको जाने का, तो उस समय कहानी खत्म हो गई। लेकिन हाँ हमने कहा कि नहीं, हमने वहां तक किया। उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या मन है, हमको अगर मुझे भेजा जाएगा तो चल ही जाएंगे, अगर आप जो एक पेपर है अगर लिख के मिल जाएगा तो चल जाएंगे, बाकी
का ठीक कोशिश किया उन लोगों ने। तो हर जगह आपको एक अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए मेहनत करना। अब ये नहीं कि हम बोल देंगे लगा हम कुछ आप काम कीजिए, आपके पास एफर्ट होना चाहिए। आप ये सिर्फ नहीं यहाँ पे काम कर रहे हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रहे कि कहीं ना कहीं अगर आप काम रियली किए हैं तो वो कहीं ना कहीं वर्क काम कर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उस समय ये एक्टिविटीज तो जरूरी है जहाँ भी आप हैं एक्स्ट्रा करिकुलर वो चीजें। अभी भी जो हमने काम किया था ठीक है, हम आए यहाँ भी आए, इंडस्ट्री सेक्टर में भी आए, तो अभी भी IIT में सीखी हुई चीजें हैं, बहुत जगह मदद है। बहुत चीज IIT ने बहुत कुछ सिखाया। AVIT जो 3 साल सिखाया वो यहाँ भी सिखाया, 9 महीना वो भी सिखाया, तो वो भी बहुत कुछ सिखाया। 9 महीना का लाइफ भी बहुत कुछ सिखाया। एक चीज काम करने का तरीका क्या है, क्या रिसर्च क्या होता है, किस तरह से टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोसेस। एक्चुअली में ये सब चीजें बाहर भी है, IIT के बाहर भी ये सब चीजें होती है, लेकिन करने का तरीका नहीं बताया जाता है, क्या वे होता है, क्या कैसे इस चीज को सीखना चाहिए। बस मेथोलॉजी जो है वहीं पे गलती है। अगर हम इस चीज को बदलते हैं तो IIT जैसे हमारी इंस्टीट्यूशन के भी बच्चे रहते हैं, लेकिन ये चीजें वो चीज दी नहीं जाती। बच्चे में भी डेडिकेशन का चीज कमी होता है कि हमें भी यही लगता है कि अरे हम तो पढ़ने आए हैं, हमको इतना स्कोर करना है, उसके बाद जॉब लेना है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो ऐसा भी बहुत सारे सिंपोजियम अटेंड किए, वर्कशॉप अटेंड किए, उससे आपका क्या एक्स्ट्रा एक तरह से नजरिया चेंज हुआ अगर देखते हैं कॉलेज की लाइफ से अलग? सिंपोजियम कॉन्फ्रेंस ये सब जाने से अपना कहा जाए ना कि औकात और वजूद पता चले। सबसे बड़ा चीज है कि अगर हम कहीं भी जा रहे हैं और आज भी के डेट में भी, तो आप अपने आप को जब एक बार कह देते हैं कि नहीं मैं तो हूँ, जब आपके अंदर मैं आ जाता है तो समझिए कि आप अब डाउन हो रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। तो आपको लाइफ में हरदम कुछ ना कुछ सीखना ही होता है, अपडेट होना ही होता है। 2 चीजें होती है, नहीं कहते हैं हम ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, तो ऊर्जा का जैसे आदान प्रदान होता है उसी तरह से ज्ञान का भी आदान। जितना बढ़िया आप ट्रांसफर करने में उतना अच्छा आप कर सकते। जो आपके पास है तो आप दूसरे को सिखाइए, जो दूसरे के पास है वो मैं जो जानता हूँ मैं बता दूंगा, अरे वो जान जाएगा, फिर तो वो भी करने लगेगा। ये चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। इसको आप जितना बांटोगे उतना आप में ग्रोथ होगा। अगर आप वो चीजें नहीं जानते हो, किसी सीखना है तो झुक के आदमी सीख सकता है। कुछ ना कुछ जाके सीखे। वहां जाने पे पता चलता था कि हमारे अंदर हम यहाँ का कोडिंग स्किल में हम स्कोर किए और हमारा स्कोर रहा 19 और सामने वाले का स्कोर 25 रहा। उसको तो अवार्ड मिल गया, हम तो रनर अवार्ड में चले गए, वो विनर। तो हमें अब विनर बनने के लिए क्या करना? रनिंग स्किल में हम सीखते थे कि आप वहाँ पे प्रेजेंटेशन अगर आप पेपर दे रहे हैं तो सामने वाला बोल रहा है तो क्या क्लैरिटी है, किस तरह से वो अपना सिग्निफिकेंट, किस तरह से आउटपुट जो है वो उसको रिप्रेजेंट। कितना बढ़िया टेक्निकल एलाबोरेट कर रहा है और आप कैसे उस चीज को कर रहे हैं। तो हर जगह कुछ ना कुछ मतलब एक ही शॉर्ट वे में यही कहिए कि अपने अंदर की कमियां को समझना और उसको दूर करने का एक जगह में। और अगर अच्छा कर रहे हैं
तो आपको एक मतलब कॉन्फिडेंस आती थी कि हाँ भाई कुछ कर रहे हैं, चलो भाई हम कुछ कर रहे हैं तो हम रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो एक क्या बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा आत्म मतलब बढ़ता था, आत्मबल जो है बढ़ता था। बिल्कुल। अभी एक चीज और चल रहा है कि बहुत जगह, सारे जगह ये लॉकडाउन से पहले हैकाथॉन हुआ करता था, जहाँ पे लोग इंटरेस्टेड थे, जो भी स्टूडेंट थे ना इंटरेस्टेड थे कि हाँ उसमें कुछ नया सीखने को मिलता है, नया आइडिया मिलता है। तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन का भी एक प्लेटफॉर्म मिलता था जहाँ पे जाके लोग प्रेजेंट करते थे। तो हैकाथॉन, हाँ, तो हैकाथॉन अपने बिहार में देखते हैं कि बहुत नहीं के बराबर हो रहा है। वहाँ पे आप क्या अपॉर्चुनिटी देखते हैं, किस टाइप से हम लोग को रेडी करना है टेक्नोलॉजी को एक तरह से इकोसिस्टम बनाने के लिए, जहाँ पे लोग को एक प्लेटफॉर्म मिले अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। जो भी स्टूडेंट हैं कॉलेज में है या फिर कॉलेज अगर बढ़िया नहीं है, जैसे अपना ही मान लीजिए कॉलेज अच्छा नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन कॉलेज से बाहर भी सोच रखना चाहिए। उसका उस टाइप का प्लेटफॉर्म कैसे बनाएंगे बिहार में, क्या सोचते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि आपको वहाँ पे एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। सबसे वहाँ मेरा जो 2 महीने का इस समय का प्रवास रहा, पहले भी जाना आना होता है, तो सब चाहे वहाँ के कुछ एकेडमिशियन से भी मिलना होता है, तो ये चीजें ऑब्जर्व होती है। ये चीजें ऑब्जर्व होती है कि आपको पहले वहाँ के माइंड सेट चेंज कीजिए। उन लोगों से मिलने के बाद यही लगता है कि वो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहा, सारा चीज शॉर्टकट, ये जो शॉर्टकट वाला मेथड है ना उससे बाहर उनको एक सिस्टम समझाना होगा, एक प्रोसेस में आना होगा। तो जब तक ये सिस्टम और प्रोसेस के अंदर नहीं आएंगे, हम जितना भी कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, सिम्पोजिया, ये सारा चीज जो है कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले चीज तो हम उनको और एक और ये तो हमने कह दिया नेगेटिव चीज की कुछ भी संभव नहीं है। दूसरी पॉजिटिव चीज कैसे, हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम अब ये चीज बहुत अच्छा किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे लोग कॉपी बहुत जल्दी करते हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं और आप सक्सेस हो गए तो दूसरा बंदा आपका कॉपी जरूर करेगा। उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं है, उसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। तो उनको केवल अगर हम कुछ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट करना है या किसी को बताना है या जब नॉलेज शेयर करना है, उसके लिए हम पर्सनल बेनिफिट के लिए बहुत ज्यादा उसको हमको अपने पर्सनल बेनिफिट और ये सब के लिए लिंक्डइन है, ये सब चीजों से आप थोड़ा बहुत उधर से कट रहे हैं। फेसबुक से अब कुछ टाइम काट रहे हैं। अब वहाँ स्पीड कर दिए हैं, इसमें फेसबुक का टाइम कुछ स्पीड करके कुछ गवर्नमेंट से पूछना है, सवाल करना है या कंसर्न चीज ऑफिसर को बात करें तो उसके लिए ट्विटर रेफर कर कुछ प्रोफेशनल चीजें हैं जो पर साथ नहीं है। टेक का इंफॉर्मेटिव है तो लिंक रिलेटेड है तो उसको रिसर्च गेट में लेके जाते हैं। रिसर्च गेट तो सबका नाम सुना, यूज नहीं किया। रिसर्च गेट जो रिसर्च में काम करते हैं उनका नेटवर्क है, जैसे कि प्रोफेशनल जो काम करते हैं उनके लिंक्डइन है, उसी तरह से रिसर्च में किसी ने कुछ आर्टिकल पब्लिश किए हैं उसको काम करो, उसका कुछ सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ रिसर्च, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, ये तो वो लोग वहाँ पे पोस्ट लोग वहाँ ज़्यादातर वहाँ एकेडमिशियन स्कोर इंडस्ट्री के रिसर्च के लोग मिलते हैं। मतलब वो सारे लोग कीन ऑफ रिसर्च, तो अब आप रिसर्च से वहाँ पे आप दूसरा चीज़ नहीं डाल सकते। उसमें कंटेंट वेरीफाइड कंटेंट होता होगा ना? हाँ, उसमें लिमिटेड होता है, कोई किसको फुर्सत है वहाँ पे बस इंफॉर्मेटिव चीजें या तो शेयर करते हैं या कुछ आया तो हमको जवाब देना है
किसी का आर्टिकल हमको पढ़ के कहना है कि ठीक है तो ठीक है कहेंगे, उसमें कह रहा है कि सब देख के सुधार बताइए तो सुधार बताए, इस तरह से इम्प्रूव कर लीजिए, उसी तरह तो कंप्लीटली सब वॉलंटियर सर्विसेज है सिस्टम को स्मूथ करने के लिए। वहाँ से तो ये क्या बोलते हैं, एक रिसर्च के लिए जो पीयर असाइनमेंट होता है ना, तो वहाँ से लेकिन गूगल स्कॉलर जो है ना केवल मैट्रिक्स और साइटेशन के लिए है। है तो बहुत गूगल स्कॉलर है, ऑर्चिड है, रिसर्च गेट है, पब्लम्स है, स्कोपस है, लेकिन उसके अलावा भी अगर कुछ प्लेटफॉर्म डिस्कस करने के लिए तो रिसर्च गेट, डेटा इंडेक्स करने के लिए है तो स्कोपस है, पब्लम्स है, टाइम्स ऑफ, तो सब अलग अलग है। मैं एल्जेवियर में थोड़े दिन काम किया था, एल्जेवियर अगर जानते हो उस पर भी बहुत सारा रिसर्च पेपर्स मिलता है। हाँ, पेपर पब्लिश करते हैं तो इसका जरूरत पड़ता है, आप एज ए रिसर्च में गाइड करते हैं या कुछ काम करते हैं। सबका है कि अलग अलग ठीक है, जैसे कि आप लोग करते हैं ना, टेडेक्स है, इंटरप्रेन्योर्स है, तो हम मुझे नहीं समझ में इंटरप्रेन्योर्स उस दिन ये था लड़का प्रभात सिंह करके, तो हम वो लोग इसको आप हमें इंटरप्रेन्योर क्या होता है, तो इंटरप्रेन्योर ऐसे होता है, तब हम बोले कि ये तो सर्टिफिकेट होता है, तब वो बोला कि हाँ सर हम किए हैं, उसका एक कोर्स होता है और वो कोर्स हम चेन्नई हिंदी से किए हैं, डिस्टेंस से करके हम एग्जाम दिए हैं वहाँ। तो बाकी लोगों से पूछा तो नहीं है, ऐसे ही वो इंटरप्रेन्योर हो गए। तो कहा भाई आपका इंटरप्रेन्योर्स लिखे हुआ, तो मैं काम करता हूँ, मैं सोशल मैं जानकारी देता हूँ, तो जानकारी मैं तो अब एंटरप्रेन्योर एग्रीप्रेन्योर अब एग्रीप्रेन्योर आया, तब देख रहे हैं कि अब सोशल अब सोशल का काम करते हैं आप, वही चीज है। अब नाम चमकाने के लिए आदमी कुछ लिख रहा है। जब से पहले था कि आपको नाम चमकाना है तो आप प्रिंट मीडिया में जाइए, दीजिए, चाहे आर्टिकल किसी को दीजिए, बड़ी वेरीफाई होगा कंटेंट, तो इंग्लिश में, हिंदी में, चाहे लेकिन नहीं तो आपका और अच्छा है तो वो कोई लेके जाएगा। लेकिन अब तो बात है नहीं, आप खुद ही चिपका दीजिए, कितना मेथड आ गया सब वायरल करने के लिए, आप खुद वायरल कर दीजिए। कुछ अच्छा हुआ नहीं बोलते हैं कि विज्ञान वरदान है, श्राप है, उसी तरह से जैसे आप इसको। चलिए अब बताइए बिहार प्रवासी एसोसिएशन के बारे में, कैसे काम करती है और कैसे लोग इसका पार्ट हो सकते हैं, और बिहार के लोगों को इसमें क्यों जुड़ना चाहिए, और इसके बारे में बताइए डिटेल में। देखिए, बिहार प्रवासी संघ एसोसिएशन जो था वो बना मई 2019 में। तो इससे पहले जो था इसका एक मेरा जो था, मैं 2018 से इस पे थोड़ा बहुत सोच रहा था कि संगठन बनाने के लिए नहीं, मैं इस सब चीज का नहीं था कि बिहार में उद्योग रोजगार ये सब चीजें। 16 से बिहार के बारे में सोच रहा था, अपनी मिट्टी के लिए 12 से सोच रहा था, लेकिन 17 में और 18 में बैंगलोर में इसमें सुषमा स्वराज जी थी, तो विदेश मंत्री, तो वहाँ पर उन्होंने प्रवासी कराया, प्रवासी भारतीय। उसी से देख के लगा कि कुछ क्यों नहीं ऐसा कुछ चीजें बिहार के लिए भी होना चाहिए। आया इसका कार्यक्रम, प्लान हुआ, प्लान होने के बाद से होते गया, फिर से कुछ लोग जुड़े काम वहाँ पे और संगठन भी आए, फिर से धीरे धीरे हुआ कि सबको जोड़ा जाए, सबके साथ काम किया जाए। तो वहाँ पे सबसे बात करना, सबको जोड़ा, तो बिहार प्रवासी सम्मेलन था। बिहार प्रवासी सम्मेलन प्लान हुआ सबसे पहले, इसमें वॉइस ऑफ बिहार से बात हुआ था ब्रजेश कुमार जी से, फिर वहाँ से उन्होंने कुछ कांटेक्ट दिया, फिर आगे बढ़
फिर धीरे धीरे और BIA, लेकिन BIA को BIA का कोई रिस्क, सबको जितने संगठन थे सबसे बात करना था, सबको मेल देना था, भाई सब कर रहे हैं आप भाई। बिहार पर प्रकाश शर्मा, तो खैर धीरे धीरे वो आए, उसी में 2 बार मैं इसको पहले पोस्ट किया था बिहार एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन में, फिर उसी समय क्या हुआ कि 2 बार देखे 3 बार, उसके बाद से बराबर रोज सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है, ये वो करना, तो उन्होंने बहुत, तो अभिषेक जी वहाँ से बड़ी ठेठ बात नहीं, बहुत वो डायरेक्टली बात, क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, बहुत लंबा बातचीत होने लगा। उसमें उनकी वाइफ का उस समय हॉस्पिटलाइज रहती थी, जो भी टाइम मिलता था उसमें बात वो कहे कि मुझे भी करना है, और फिर बिहार प्रवासी सम्मेलन, और बिहार एंटरप्रेन्योर समिट दोनों एक साथ मैंने दोनों इवेंट ज्वाइंटली प्लान हुआ। फिर हुआ कि ठीक है, तो एक दिन बिहार एंटरप्रेन्योर समिट रख दिया गया ज्ञान भवन में, और दूसरे दिन बिहार प्रवासी सम्मेलन हुआ आपका लेमन ट्री, और उस हिसाब से गेस्ट शेड्यूल कर दिया गया, और ये प्रोग्राम हुआ। इसमें बाकी लोग का भी बहुत सहयोग रहा, जैसे कह रहे थे कि वॉइस ऑफ बिहार के लोग, बिहार फर्टिनिटी के लोग, सब ने अपने अपने हिस्से से लोगों को बताते थे कि आप इनसे बात कीजिए, इनको बुलाइए, लोग इसमें इंफॉर्मेटिव हैं, चाहे रिसोर्स पर्सन। धीरे धीरे इंडिविजुअल लोग भी जुड़े, बहुत तरह से जुड़ते गए, फिर आगे कारवा बढ़ते गया, और ये इवेंट फिर EI आया, एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो खैर उसके लिए भी अभिषेक जी का ही योगदान था, और फाइनली इवेंट हो गया कि हुआ कि अब इसको एक था कि मतलब एक संस्थागत तरीके से इस चीज को करना। तो मुद्दा यही था उस समय कि भाई एक ही था कि अब रफ आइडिया था। देखिए कोई भी आइडिया जो होता है, जितना वो अध्ययन होता है, जितना उसको हम डिस्कस करते हैं, उतना ही ज्यादा वो पॉलिश होता है। धीरे धीरे लगा ये चीजें चल रही है, सब चीजें आगे चल के और इसको ब्रीफत करना है। ताकि एक लाइन में आदमी बोलता था कि रिड्यूस द माइग्रेशन और जॉब एजुकेशन एंड बिजनेस। तो हमें अपने आप के पलायन रोकना है। तो हम किसके लिए आप पलायन रोक रहे हैं भैया? तो हमारे यहाँ के जो लोग, पहला ये था कि हमको पलायन रोकना है। पलायन क्या चीज का रोकिएगा? ज्यादा पलायन मजदूर होते हैं जो आप कोरोना में देखते हैं रोजगार के लिए, तो हम उनको कैसे रोकें? फिर हुआ कि उनको लिए तो आपको रोजगार देना, आपको रोजगार देने के लिए आपको इंडस्ट्री लेके आना। फिर वहाँ से हुआ कि फिर सब्जेक्ट डिसाइड हुआ, ये सब चीजें चल रही थी कि हाँ ये एरिया तो भाई उसको रोजगार कौन, फिर था कि भाई उसके लिए भी तो स्किल नॉन स्किल चाहिए। तो फिर हुआ कि भाई शिक्षा में भी तो हमारा बहुत ज्यादा वो चीजें हमारे दिमाग में 2012 में भी आई कि हमारा जो रेशियो है बहुत ज्यादा है। जैसे आज आप भी आके पढ़ रहे हैं, मैं भी 2008 में पढ़ रहा हूँ। तो उस तरह से एवरेज देखा जाए तो 12 लाख के आसपास बच्चे जो है एवरेज बच्चे, मतलब बच्चे लेके पैसा आते हैं। अगर मेरे टाइम के हिसाब से देखिए तो 2 लाख के आसपास था। अभी के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं 1.5 लाख 2 लाख, अभी तो 3 लाख 4 लाख। अब इतना पैसा बिहार से हर साल बाहर निकलता है। तो आखिर पैसे एजुकेशन लोन के रूप में आए, चाहे गेहूं बेच के आए, चाहे मक्का, चाहे गन्ना का पैसा हो, चाहे किसी का पुश्तैनी जमीन का पैसा हो, चाहे कोई गहना बेच के दे रहा है, लेकिन पैसा बिहार से ही आ रहा है ना। अब इस दूसरा चीज था कि
अब ये दोनों चीजों के लिए आपको तीसरा चीज क्या था कि काहे भाई अब बनेगा तो उसके लिए भी तो आपके पास धन की जरूरत है। आखिर कोई जमीन अपने यहाँ का जो इन्वेस्टमेंट तो निवेश कौन करेगा? बिल्कुल। तो निवेश चाहिए, रोजगार के लिए भी आपको कौन कंपनी कौन बैठाएगा? अब इसी में अपने आप को ढाल दिया है कि हमें बिजनेस डेवलपमेंट, इनोवेशन, एजुकेशन इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट की बात कर। और कौन तो हम हुआ किसको बुलाइएगा आप? बड़ी समस्या थे। हमने चर्चा हो रही थी तो 18 दिसंबर में हम मिले थे तमिलनाडु गवर्नमेंट में, उस समय प्रधान सचिव थे सिक्योरिटी एंड विजिलेंस में प्यारे मोहन जी। कि यहाँ हम थोड़ा सा उत्सुक बिहारी का ही उत्सुकता बहुत ज्यादा। हम बोले कि सर अगर कुछ मिले तो हम यहाँ से कुछ वही बताने लगे। देखिए बहुत सिस्टम होता है और इस सिस्टम से इस तरह से आप लोग बोलेंगे, इस तरह से आप किसी को कहिए कि चलिए बिहार में आप इन्वेस्ट कीजिए, निवेश कीजिए और बिहार में व्यापार कीजिए, ये सिस्टम नहीं। बहुत वहाँ चीजें फॉलो करनी, धीरे धीरे समझ में आया कि हाँ। अब वहाँ से यही विषय लेके आगे बढ़ा गया और इसका उद्देश्य बन गया कि हमें बिहार में भाई वहाँ पे रोजगार की बात करनी है। तो रोजगार की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले कि इंडस्ट्री लगे वहाँ पे, चाहे कोई भी हो, लघु या मध्यम उद्योग हो, बृहद उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कोई उद्योग जाए, चाहे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री जाए, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री जाए, चाहे आपके एजुकेशन के लिए जाए, एजुकेशन के लिए वहाँ कोई नर्सिंग कॉलेज खोले, चाहे ITI कॉलेज खोले, चाहे BEd कॉलेज खोले, पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले, पैरामेडिकल कॉलेज खोले, मेडिकल कॉलेज खोले, कोई भी मतलब एक इंस्टीट्यूशन जाए तब जाकर के वहाँ भी पढ़ाया जाए। और दूसरी सवाल ये होती है कि जब ये लोग करेंगे तो उनसे बच्चे पढ़ेंगे तो वो तो कहेंगे कि भाई आप जॉब दो। अब हम कहेंगे कि नहीं तुम पढ़ो बिहार में, नौकरी करने तो तुम चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर और पुणे जाना, तो कहेगा कौन जी ठीक है भैया रहने दो, हम पहले ही चले जाते हैं, वहीं पढ़ ले गया वहीं जॉब। इसलिए कि उसका है वहाँ टाइम देगा, नहीं देता है लोग, सच्चाई है। अभी भी उसी वहाँ सफर कर रहे हैं, उसका रीजन ये भी एक। तो अब हुआ कि पैरेलल प्रोसेस कुछ हो कि हाँ कुछ इंडस्ट्री और कुछ करके तब प्रोसेस में प्रयासरत है कि हाँ कुछ टेक्निकल एजुकेशन। देखिए बहुत सारे कोर्स हैं जो आप कह सकते हैं कि जो जॉब एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करने लायक छोटे छोटे कोर्स है। लेकिन अभी हम लोगों का क्या है कि हम मेडिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, MBBS और इंजीनियरिंग, इन 3 डिग्री के अलावा हम कोई डिग्री समझना नहीं। अब है कि अब उस चीज को लोगों में एक ऐसा समाज जो देश की जागरूकता फैलाए और लोगों को बताया कि नहीं इसके अलावा भी भाई बहुत सारे कोर्स होते हैं जो आप कर लोगे तो आप स्किल हो जाओगे, 12-15 हजार 20 हजार का नौकरी आप कर सकते। ये चीज इस तरह से अब उसमें कि ये चीजें बात हो रही थी। अब था कि भाई कोई तीसरे बंदे ने सवाल किया कि भाई ज्ञान जी आप ये बात तो कर रहे हो लेकिन वहाँ का सिस्टम मॉडर्नाइज नहीं है। तो फिर हुआ कि भाई जो लोग भी बाहर रिसर्च में काम कर रहे हैं, चाहे एकेडमिक रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल रिसर्च, उनको कहा जाए कि भाई आप भी थोड़ा अपना टाइम निकालें, इसको मॉड्यूलराइज करने किया जाए कि यहाँ कैसे टेक्निकल एजुकेशन है तो उसको कैसे थोड़ा सा इसको पॉलिश किया जाए, इनोवेट किया जाए, मेडिकल एजुकेशन को कैसे बनाया जाए, मैनेजमेंट एजुकेशन को कैसे ऑप्टिमल बनाया जाए। इस ये बात थी फ्यूचर की। दूसरी बात आई कि इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, इसलिए कि पहली बार नहीं है कि हम बात कर रहे हैं किसी ने नहीं किया नहीं हुआ। भाई इसमें 2000 नीतीश जी आए 2005 में, उसका 2007 से भी कुछ संगठन भी प्रयास किए और किए थे और अभी भी शायद कर ही रहे होंगे। तो कोई है कुछ नजर में है कुछ नहीं नजर में है, लेकिन अपना अपना सबका प्रयास है। सरकार की प्रयास की बजाते लोग, लेकिन इस फील्ड ये बहुत ही जटिल पार्ट है। कभी जमीन की समस्या होती है अपने राज्य में, तो कभी इसकी समस्या होती है और क्या होता है अभी तक नहीं, चाहे कभी
लूट मतलब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या हो जाती है। जैसे अभी देखिए अब सब लोग डर रहा है कि नहीं भाई अब वहाँ का तो दिन दहाड़े मर्डर हो जा रहा है, तो अपहरण हो जा रहा है, XYZ, तो ये सब चीजें भी अफेक्ट। अब तो इस सवाल आया कि भाई ये सब चल रही है और हमारे बिहारी लोग तो बहुत ज्यादा रेयर केस में 2-4 लोग ऐसे निकलते हैं जो आके इन्वेस्ट करने के पोजीशन में, बाकी सारे लोग एज हम एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं। बहुत कम लोग जो होते हैं जो मतलब एक उद्योगपति बनते हैं। तो हुआ कि जो बाहर के लोग हैं उनको बुलाने से बढ़िया है कि जो अपने लोग हैं पहले मेरा यही स्टेंट था कि पहले उन लोगों को भी हम अप्रोच करें, पहले वो 4 साल 5 साल 6 साल 8 साल 10 साल में लौटे, लेकिन हम उसी एजेंडा के थ्रू हमने वो बनाया कि नहीं ठीक है, हमको जो लोग भी मिल रहे हैं उनको हम फॉलो करेंगे, उनको बताएंगे, भले वो टाइम ले हम उनको कहेंगे भैया आप अगर अपना अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट किए हो बाहर में, उसमें से 10 रुपया या 5 रुपए आप बिहार में, और ये पर कि इनका बिहार कर रहा पता नहीं किस हासिल होगी को जानता है, लेकिन ये एक बात है। अब कुछ चीजें कि अब 19 लास्ट में हुआ, 20 में आप देखते कि कोरोना पूरा का पूरा फैल गया, तो मुझे अब ये चीजें हो गई, एजुकेशन बात हो गई कि हमको एजुकेशनलिस्ट जाना है, तो उसमें भी था कि हाँ भाई आप जब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो अब क्या प्रायोरिटीज होना चाहिए। इस समय के हिसाब से बिजली ठीक है, ओवरऑल अपने यहाँ इंटरनेट की व्यवस्था ठीक है, तो ITS कंपनी जाना है उसको कैसे लेके जाए, फिर कुछ अपने एग्रीकल्चर का स्थिति ठीक है, एग्रीकल्चर डिग्री बेस्ड कंपनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का स्कोप बढ़िया है, टेक्सटाइल का स्कोप ठीक ठाक है, हेल्थ केयर का स्कोप है, प्लास्टिक पेन रबर का है, फिल्म का भी जाए तो शॉर्ट और जो लोक भाषा लोक प्रचलित लोक गायन पर कुछ बनता है तो भी ठीक, टूरिज्म ठीक है। तो इस तरह से हमने 12 से 13 एक सेक्टर को बनाया कि नहीं ये सब चीजें क्लैरिटीज वहाँ दिख रही है और ये सब चीजें प्रयास। अब बात आती है कि सब चीजें चल रही थी तो ठीक है हम प्रयास कर रहे हैं, बाहर के लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन उसमें मुझे फिर से लगा जब कि यहाँ के जो लोग हैं पॉजिटिवनेस चाहिए। कोई भी आता था अरे क्या जाएगा महाराज यहाँ पर कि इस तरह का समस्या है और ये है आप फंस जाइएगा, अब कुछ लोग फंसे भी थे। अब है कि तो मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे हमें स्थिति जो है चेंज करना चाहिए और स्थिति चेंज करके हम लोग आ गए कि हमारा जो आइडिया वहाँ पे डाइवर्ट हुआ कि नहीं हमें जो एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑलरेडी कर रहे हैं हम पहले उनको थोड़ा सस्टेनेबल बनाएं, तो अगर कुछ हम मदद कर सकें तो करें। और इसी सिलसिले में कोरोना ये हुआ कि हाँ सब्जेक्ट वाइज कुछ वेबिनार किया गया और डिफिकल्टियाँ समझी गई, जो बाहर के लोग हैं उनसे, जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका, जो हर एक तरह के लोग जो नए काम कर रहे हैं उनको जो ऑलरेडी उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको लेकर के, अगर कोई आप पहले कुछ इन्वेस्टर या इन्वेस्ट किए हैं उनको सबको एक जगह इकट्ठा करना, हाँ चर्चाएं हुई वेबिनार के थ्रू भाई आप और उसमें मैंने जो भी हमारे एग्रीकल्चर में जानना है क्या चीज़, उस हेल्थ केयर में क्या है, एजुकेशन में क्या है, टेक्सटाइल में क्या है, ये सब चीज़ें तो हमने 12 से। अब उसके बाद से हमने कहा कि नहीं अब तो ये जरूरी है, ओवरऑल यही चर्चा लगा कि नहीं पहले जरूरी है कि जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनको हम थोड़ा सपोर्ट करें, उनको के लिए हम रिसोर्स पर्सन बन सकते हैं, तो रिसोर्स पर्सन के लिए आप हमारे उसको कुछ कनेक्टिविटी कर सकते हैं, आप कनेक्टिविटी राह में कुछ मदद कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, कनेक्टिविटी देने में मदद कर सकते हैं, जहाँ भी आप कर सकते हैं वो कीजिएगा। तो क्या होगा कि अगर वो सस्टेनेबल होता है तो दूसरे बंदे को कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं भाई हम भी कर सकते, ये बंदा सक्सेसफुल लेके अपने आप को भी बहुत किया जाता है। देखिए ना एक संगठन बन गया, एक संगठन चल रहा है और थोड़ा सा उसको नाम उपलब्धि मिल जाता है तो पीछे पीछे बाकी संगठन भी सोचते हैं ठीक है तो सब लोग मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ
बाकी संगठन भी बनने लगते हैं और सब अपना अपना करने लगते हैं कि भाई नहीं चलो प्रयास करते हैं। लेकिन हाँ, सबके अंदर एक मतलब अंदर ये होना चाहिए कि भाई हम सब बिहार के लिए जब आए हैं तो हम काम कर रहे हैं, बिना राग द्वेष का सब मिलजुल के काम करके हम काम करना चाहिए कि हाँ, बिना राग द्वेष इधर उधर का चीज को सबको इग्नोर करते हुए कि हाँ, वो अगर बिहार के विकास के काम है हम सभी के काम। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप ये जान के कि बिहार प्रवासी एसोसिएशन बहुत अच्छा कर रही है और आगे भी करती रहेगी, ठीक है। और आप हाँ बताइए लाइफ लेसन्स जो भी ये पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कहेंगे कि कह रहे हैं बिहार प्रवासी एसोसिएशन जो है वो अच्छा बहुत कुछ, तो इस हम क्रेडिट लेना तो नहीं चाहेंगे या नहीं कहेंगे कि हमने बहुत, हाँ कुछ हमने प्रयोग किया है और बहुत इसमें बहुत लोगों का सपोर्ट होता है, एक दूसरे से सब जुड़े होते हैं और सब लोग पीछे से भी बहुत सारे लोगों का मदद होता है ये सब चीज करने के लिए, लोग देते हैं, कुछ लोग समय से मदद करते हैं, कुछ लोगों का एक्टिविटी होता है। तो अगर जितनी चीजें हम प्रयोग कर रहे हैं कि हम यहाँ से बैठ के रिमोटली उसको जितने भी संभव तरीका से मेरे पास जो समय बचता है अपने निजी जीवन की इस बात से, तो हम उस चीज में राजनीति से खेल जो भी राजनीति खेल का जो आप एक्सरसाइज के अलावा कुछ बचा नहीं एक्टिविटी, बाकी एक्टिविटीज को जो हम हमारी थी उसको काट के हम अब इसमें अपना झोंक दिए, तो हाँ इसमें हमारा जो समय बचता है और इसमें हम जो कर सकते हैं एक प्रयोग कर रहे हैं, कभी सफल होता है, कभी पाइपलाइन में जाता है, कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें नहीं भी होती है, लेकिन हाँ आदमी लगा हुआ है बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, हमको इससे कोई ये नहीं है कि भाई ये होगा चाहिए, नहीं कर रहे हैं। एक मुहिम चलना चाहिए, एक अवेयरनेस होना चाहिए और उसके थ्रू जब भी मौका मिलता है तो भाई अगर उन लोगों को अवेयरनेस देना हो, जानकारी देना हो तो भाई जानकारी शेयर करना जो भी होता है। और इसके अलावा इस पॉडकास्ट से ये कहना चाहेंगे कि जितने लोग हैं बिहार से, बिहार के अंदर रह रहे हैं, बिहार के बाहर हैं, आइए सब देखिए, एक आप बिहार विकास केवल एक व्यक्ति पे मत छोड़िए और कोई आप सब मिल जाइए, प्रवासी भी हैं, आप बिहार निवासी हैं और अपने अपने हिसाब से सब अपने अपने नॉलेज उसको ऐसे कहें कि अपने अनुभव ज्ञान और कौशल के आधार पर आप जुड़ जाइए और साथ मिल के काम कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ रिजल्ट लेगा। हमने होता है आप जिस क्षेत्र में, हम नहीं कह रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर के यहाँ ज्ञान IT वाले ज्ञान से जुड़ जाइए और विकास हो जाएगा, नहीं। आप ऐसे यहाँ भी बना हुआ है, मैंने भी उसी तरह से मैपिंग किया, एग्रीकल्चर का अलग मैपिंग, फूड प्रोसेसिंग का अलग मैपिंग, उसी तरह से आप अगर एग्रीकल्चर में आप कुछ कर रहे हैं, आपको किस तरह के रिसोर्स आप रिसोर्स करेंगे और जोड़ के काम कीजिए, तो हो सकता है कुछ नहीं, यहाँ जो लोग हैं वो सस्टेन हो जाएंगे और आपका भी हो सकता है, आपको भी कुछ, जैसे मैंने टेक्सटाइल में देखा कुछ फायदा हुआ तो आप कहीं और कर रहे हैं, आखिर वो दोनों आदमी कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं, तो आप अगर उसको कुछ प्रोजेक्ट दे रहे हैं, आप उसको काम दे रहे हैं, तो वो भी उसको भी एक जगह और उसको भी एक खुशी हो रही है कि भाई कोई तो है मुझे जो मदद कर रहा है, जो इंसानियत हो रहा है। दूसरा बंदा ये है कि आखिर आप कहीं ना कहीं से खरीद ही रहे हैं, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल ले रहे हैं, आप कहीं ना कहीं से काम ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, हो सकता है जिन नए जो लोग से करने जा रहे हैं, हो सकता है आपको ढंग से काम मिलने लगे, समय से आपको भुगतान मिल जाए, या हो सकता है उचित दाम में मिल जाए, तो यही सारी चीजें होती है। और इनडायरेक्टली हमारा क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है, या किसी बिहार प्रवासी का, कि वहाँ पे अब उतना का रेवेन्यू तो वहाँ जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से उतने लोगों का वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यही हमारी उपलब्धि, फाइनल उपलब्धि हमारी यही है
कि अगर कुछ प्रोजेक्ट उठ के वहाँ जाता है, कुछ प्रोजेक्ट वहाँ में जाए, आउटसोर्सिंग में जाए, वहाँ का अगर रिसोर्स यूज होता है तो एटलीस्ट वहाँ हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। वहाँ अगर प्रोजेक्ट उठ के जाता है हमारे चलते 5 लोगों के लिए भी अगर रोजगार उस प्रोजेक्ट से क्रिएट होता है तो भी बहुत खुशी की। कम से कम 5 लोग तो अपने राज्य में कर रहे हैं, उनको 5,000 10,000 के लिए 8,000 के लिए 12,000 के लिए नहीं निकलना पड़ रहा है। एक बार में आप कुछ नहीं कर सकते। एक मतलब कोड होता है, इसको बदलना है तो धीरे धीरे पेज बाय पेज आना होगा। लेकिन हाँ, सब लोग मिल के शुरू कर दें कि हाँ भाई हमें भी आना है, सब जो जिस फील्ड में, IT वाले IT से अपना मैच करके जाएं, एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर। ये कि अभी मैं भी घूम के जो आया हूँ, देख के आया हूँ, इसलिए 5 चीजें तो बिल्कुल साफ दिख रही है। एग्रीकल्चर तो पूरा इंडिया ही चिल्ला रहा है कि भाई अपॉर्चुनिटी। आपका फूड प्रोसेसिंग, IT ITS, ये तो सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, तो कह सकते हैं कि ये सलाई रिच है, कहीं भी सेट हो जाता है। अगर किसी को चाहिए माध्यम अलग, केवल IT ITS से प्रोग्रामिंग नहीं, अगर उसको इंटरनेट के माध्यम से आप कह दें कि इंटरनेट और सर्विसेज है तो ये कहीं ये सलाई रिच है, कहीं भी सेट हो जाता है। उसके आपका एजुकेशन सिस्टम हो गया, एजुकेशन में आपका एलिमेंट्री एजुकेशन, हेल्थ केयर एजुकेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, सारे को मर्ज करते हैं। फिर से टेक्सटाइल है, तो इसके लिए आप नहीं कहा जाता है कि हम जब बिजनेस करते हैं तो देखते हैं कि उत्पाद और उपभोक्ता तीनों का कॉम्बिनेशन कैसा है। तो अगर इस 5 सेक्टर की हम बात करें तो 5 सेक्टर के लिए आपको दूर नहीं जाना है, वहाँ पे उत्पादक भी, उपभोक्ता भी वहीं पे है, और उत्पाद जो है वहां मिल सकते थे, नहीं तो नियर बाई आपको ज्यादा से ज्यादा झारखंड और यूपी ऐसे मतलब इससे तो एटलीस्ट वो चीजें शुरू की जाए। वो अपने जो भी अपने से जो भी आना चाहते हैं वो अपने स्तर से अपना योगदान दें और उस चीज को जो भी संभव तरीका से है उसको कार्यान्वित किया जाए। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आने के लिए। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।